जय नारायण। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज बेटा हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में बेटा आज हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स की। तो कंसंट्रेशन टर्म्स आप लोग क्लास 12 में भी पढ़ोगे और क्लास 11 में भी पढ़ोगे। तो क्लास 11 में हम लोग एक बार बेस अगर आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो क्लास 12 में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो कंसंट्रेशन टर्म में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, तो चलिए उसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म। देखिए कंसंट्रेशन टर्म्स में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, हम लोग वन बाय वन सारी चीजें बात करेंगे, उस पर भी आएंगे। देखिए पहली चीज जो आपको पढ़नी है वो है मास परसेंटेज के बारे में। मास परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज की बात करेंगे बेटा। ठीक है, मास परसेंटेज को हम लोग W/W बोलते हैं। ठीक है, W/W को से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और वॉल्यूम परसेंटेज को बेटा V/V से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक और टर्म आता है यहीं पे जिसका नाम है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, एक होता है मास परसेंटेज जिसको W/W बोलते हैं, एक होता है V/V जिसको बोले हैं हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज, और तीसरा है W/V। और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, बात करेंगे नॉर्मलिटी क्या होती है, नॉर्मलिटी की बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे मोलरिटी की बात करेंगे बेटा, मोलरिटी जिसको कैपिटल M और नॉर्मलिटी को हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहीं पे बात करने वाले हैं बेटा, ये मोलरिटी है कैपिटल M, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मोललिटी की बात करेंगे स्मॉल m। मोललिटी की बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे मोल फ्रैक्शन क्या होता है मोल फ्रैक्शन। ये स्मॉल m इसको जो है साइज से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये x नहीं है। मोल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, मोललिटी हो गया। फिर यहीं पे फॉर्मलिटी भी एक टर्म होता है, उसकी भी बात करेंगे। ppm, शॉर्ट में इसको ppm बोलते हैं, वैसे इसका नाम होता है पार्ट पर मिलियन। तो पार्ट पर मिलियन या ppm बोला जाता है। तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। डियर, एक एक चीजें बहुत अच्छे से समझेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे मास परसेंटेज की, फिर दूसरे टर्म में हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, उसके न्यूमेरिकल्स, NCERT बेस्ड न्यूमेरिकल। फिर उसके बाद एडवांस लेवल की भी प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद मास बाय वॉल्यूम की बात करेंगे डियर, और फिर उसके बाद नॉर्मलिटी, फिर मोलरिटी, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर। और फिर इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम्स भी करेंगे। जेई में आए हुए क्वेश्चंस, नीट में आए हुए क्वेश्चंस, हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो यूं ही हमारे साथ बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। डियर चलो हम लोग शुरू करते हैं। मास परसेंटेज। व्हाट इज मास परसेंटेज? जब भी कभी बेटा मास परसेंटेज की बात आती है कि व्हाट इज मास परसेंटेज, कैसे डिफाइन किया जाए, बड़ी प्रॉब्लम होती है। बच्चे कहते हैं सर मुझे याद नहीं होता, क्या करें? तो बेटा एक टर्म को
अगर बहुत ही सिंपल तरीके से हम अगर कोरिलेट कर पाएंगे, अपनी लाइफ से कोरिलेट कर पाएंगे अगर केमिस्ट्री को, तो बहुत ही आसान लगेगा। वाकई में केमिस्ट्री बहुत ही इजी है। मास परसेंटेज समझिएगा, मास परसेंटेज का क्या मतलब होता है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। जैसे बेटा सपोज दैट 4% ग्लूकोज, मान लीजिए यहाँ पे 4% कहीं पे ग्लूकोज लिखा है। सपोज दैट आपको एनर्जी कम फील हो रही थी, तो आप मेडिकल स्टोर पे जाते हो और वहां पे कहते हो कि मुझे ग्लूकोज दीजिए, वो भी कौन सा वाला 4% ग्लूकोज हमको चाहिए आप बोलते हो। यानी इसको जो है हम लोग इसका फॉर्मूला लिखें C6H12O6, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ पे उस पैकेट पर जो ग्लूकोज का आपने पैकेट लिया उस पे लिखा था 4% ग्लूकोज बाई मास, ठीक है। या फिर लिखा है सपोज दैट लिखा है 4 या ले लीजिए 10% लिखा है, 10% सुक्रोज लिखा है, 10% सुक्रोज बाई मास लिखा है। तो इसका क्या मतलब होता है 10% सुक्रोज बाई मास या 4% ग्लूकोज बाई मास, इसका क्या मतलब होता है। जैसे ही आप ये कहीं स्टेटमेंट में अक्सर क्वेश्चन में ये बोल करके आता है, किसी भी क्वेश्चन में अगर ये लाइन आपको कहीं भी दिख जाए 4% ग्लूकोज बाई मास, तो इसका क्या मीनिंग हम लोग निकालेंगे, इससे हम क्या समझ पा रहे हैं। तो देखो बेटा 10% सुक्रोज बाई मास का मतलब ये होता है कि उसमें बेटा दो कंपोनेंट, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है दूसरा सॉल्वेंट होता है। तो 10% सुक्रोज बाई मास लिखा है, इसका मतलब है कि उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज है, 10 ग्राम सुक्रोज है, ठीक है। 10 ग्राम सुक्रोज है, कितने में 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम सुक्रोज प्रेजेंट है। वो ये 10% सुक्रोज बाई मास यही हमको बताता है। 10% सुक्रोज बाई मास का मतलब ये हुआ कि सपोज दैट यहाँ पे मान लीजिए कि बीकर है, यहाँ पे लिख दें, जैसे सपोज दैट यहाँ पे एक बीकर हमने ले लिया। अब इस बीकर में बेटा वाटर लिया, यहाँ पे ऐसा लिखा रहेगा 10% सुक्रोज बाई मास, ठीक है। या फिर अगर एक्वस कर दिया, इसका मतलब है कि वहां पे वाटर प्रेजेंट है एज ए सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, सुक्रोज बाहर से ऐड कर रहे हैं, तो 10 ग्राम सुक्रोज से ऐड कर दिए, तो ये सुक्रोज क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। और जब दोनों के पार्टिकल्स इसमें घुलते हैं तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। अगर आपको पूछे कोई कि 10 ग्राम, ठीक है, 10% सुक्रोज बाई मास लिखा है, तो उसमें बताइए वाटर कितने ग्राम होगा, वाटर कितने ग्राम होगा, ये आपको बताना है। तो बहुत ही आसान है, 10 ग्राम अगर दिया है तो उसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम होना है, टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम होना है। तो मान लेते हैं 1 ग्राम उसमें वाटर रहा होगा और टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन है। 100 ग्राम क्या है, सॉल्यूशन है। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x हो जाएगा 100 माइनस 10, दैट मीन्स 90 ग्राम। 90 ग्राम उसमें वाटर होगा। ये बड़ी ऑब्वियस चीज है कि अगर 10% सुक्रोज बाई मास लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जो है कि 10 ग्राम क्या प्रेजेंट है, सुक्रोज, और 90 ग्राम बेटा क्या है, वाटर है। और दोनों मिल करके, ये दोनों मिल करके कितना बना रहे हैं, 100 ग्राम सॉल्यूशन बना रहे हैं, 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि 4% ग्लूकोज बाई मास लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ कि 4 ग्राम उसमें ग्लूकोज है, ठीक है। बाकी 96 ग्राम क्या होगा, वाटर होगा अगर एक्वस सॉल्यूशन है, और टोटल सॉल्यूशन का जो मास है वो 100 ग्राम है। तो इसका मतलब भी ये समझ लीजिए कि इसका मतलब भी क्या हुआ कि 4 ग्राम ग्लूकोज होगा,
प्लस 96 ग्राम वाटर होगा, टोटल कितना होगा 100 ग्राम। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाने में 4 ग्राम ग्लूकोज यूज हुआ। अब एक बहुत ही छोटा सा बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, तो चलिए हम आपको क्वेश्चन करा देते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला हम बना लें। फॉर्मूला क्या होने का मास परसेंटेज का? परसेंटेज W बाई W का क्या मतलब हुआ कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन W बाई W मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास, अपॉन क्या लिखेंगे? टोटल मास लिखेंगे। टोटल मास, दैट मीन्स टोटल मास का मतलब हो गया कि मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों के मास को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो दोनों को मास को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल मास मिल जाएगा। टोटल मास मीन्स मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास मीन्स क्या होगा कि मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट। और देखो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे परसेंटेज लिखा है, परसेंटेज में अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो बेटा यहाँ 100 से मल्टीप्लाई जरूर करिएगा। मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, बोलिए? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनको 100 कर देंगे, ये परसेंटेज आ जाएगा W बाई W आ जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी बात है क्या? बहुत ही आसान सा फॉर्मूला बना। जिस भी कंपोनेंट का अगर मास परसेंटेज चाहिए उसका मास न्यूमरेटर में होना चाहिए बेटा, और टोटल मास डिनोमिनेटर में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है और उसमें 2 कंपोनेंट हैं, ठीक है, 2 कंपोनेंट हैं, तो उसको कैसे फाइंड आउट करें? देखिए, अगर हमारे पास सपोज दैट 2 कंपोनेंट दिए हुए, ठीक है, मान लीजिए जो सॉल्यूशन हमारा है, सॉल्यूशन उसमें कंपोनेंट 1 भी है, कंपोनेंट 1 भी है बेटा, प्लस कंपोनेंट 2 भी है। तो कंपोनेंट 1 भी है, कंपोनेंट 2 भी है, तो ये जो सॉल्यूशन है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है। और ये कंपोनेंट 1 भी है, कंपोनेंट 2 भी है। मान लीजिए कि कंपोनेंट 1 का अगर मास परसेंटेज पूछा, कंपोनेंट 1 का अगर हमें W बाई W निकालने के लिए बोल दिया, ठीक है, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे जिस कंपोनेंट का हमें मास परसेंटेज चाहिए, यानी मास ऑफ कंपोनेंट 1 का हमें मास चाहिए, और नीचे क्या चाहिए बेटा बताइए? टोटल मास। टोटल मास का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि मास ऑफ कंपोनेंट 1 प्लस मास ऑफ कंपोनेंट 2, और परसेंटेज में निकालना है तो प्यारे बच्चों 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बताइए, कोई बहुत बड़ी बात है क्या? तो एक प्यारा सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 1.6 पेज नंबर 23। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, तो ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम 1.6 एग्जाम्पल कर लीजिए, एग्जाम्पल 1 ऑफ पेज नंबर 23। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई सॉल्यूशन बनाया जाता है
उस सॉल्यूशन में 2 ग्राम सब्सटेंस है और 20 ग्राम सॉल्यूशन बनाया गया बाई मास, ठीक है। तो बताइए मास परसेंटेज उस सब्सटेंस का क्या होगा। कहने का मतलब यह है कि 2 ग्राम सब्सटेंस एडेड इन वाटर में 2 ग्राम सब्सटेंस ऐड किया गया एंड प्रिपेयर्ड 20 ग्राम सॉल्यूशन। 20 ग्राम सॉल्यूशन बेटा बनाया जाता है। तो कैलकुलेट करने के लिए बोला है अपने को, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सब्सटेंस। तो सब्सटेंस का मास परसेंटेज क्या होगा, अननोन सब्सटेंस है, उसको हमें ये जानने की जरूरत भी नहीं है वो सब्सटेंस क्या है। मान लेते हैं वो सब्सटेंस एक्स है, तो सब्सटेंस सपोज दैट एक्स सब्सटेंस है, सॉल्यूशन एक्स सब्सटेंस है, ठीक है। अब एक्स सब्सटेंस का मास कितना दिया हुआ है, 2 ग्राम दिया हुआ है। अब वाटर में ऐड करके 20 ग्राम बनाया गया, ठीक है। तो मास परसेंटेज अगर हमें चाहिए, मास परसेंटेज ऑफ एक्स, मतलब सब्सटेंस जो एक्स है, तो हमें मास चाहिए ऑफ एक्स अपॉन टोटल मास चाहिए बेटा, टोटल मास, ठीक है। तो उसका मास है 2 और टोटल मास है 20। अगर परसेंटेज में चाहिए W/W तो इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10% आ जाएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा के पूछ सकते हैं कि वो कह दिए कि 2 ग्राम सब्सटेंस एडेड इन 18 ग्राम वाटर, इन 18 ग्राम वाटर। सपोज दैट इन 18 ग्राम वाटर एंड मेक अ सॉल्यूशन या एंड प्रिपेयर अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें 2 ग्राम सब्सटेंस है, 2 ग्राम सब्सटेंस है बेटा, 18 ग्राम वाटर है और दोनों को मिला करके सॉल्यूशन बनाया गया। देन कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सब्सटेंस। तो बहुत ही आसान बात है कि एक्स जो सब्सटेंस है वो 2 ग्राम दिया है और जो मास है, मास ऑफ वाटर का मास कितना दिया हुआ है बेटा, वो दिया हुआ है 18 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो मास परसेंटेज सब्सटेंस का मास चाहिए, तो मास ऑफ एक्स अपॉन टोटल मास। तो टोटल मास निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, कि मास ऑफ, बोलिए, मास ऑफ सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस का चाहिए एक्स प्लस मास ऑफ वाटर का मास निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी W/W कितना हो जाएगा, बोलिए, 2/2 + 18 × 100। तो आंसर वही होगा, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाएगा, आंसर विल बी सेम। तो दिस इज योर आंसर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग कुछ और टर्म की बात करते हैं। मास परसेंटेज की बात कर लिए, वॉल्यूम परसेंटेज की भी बात करते हैं। अच्छा, जो मास परसेंटेज होता है बेटा, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम का टर्म नहीं आता, जहाँ कहीं वॉल्यूम का टर्म आता है वो फंक्शन या वो कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर के डिपेंड करता है। जो जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम का टर्म आता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे तो कहीं वॉल्यूम का कोई टर्म आता ही नहीं है, तो आप इसको एक प्यारा सा नोट लिख लीजिए, खूबसूरत सा अपना प्यारा सा एक नोट लिखेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हम लोगों को सीखते हुए चलना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो नोट में इस बात को लिख लीजिए, द मास परसेंटेज इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट
कंसंट्रेशन टर्म। यहाँ पे हम लोग नोट में लिख सकते हैं कि द मास परसेंटेज इज टेम्परेचर independent concentration term। ठीक है, अभी हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज की बात करेंगे जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम का टर्म आता है, वॉल्यूम परसेंटेज भी बात। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हेडिंग बनाइए वॉल्यूम परसेंटेज। दूसरी चीज हम लोग बात करने जा रहे हैं वॉल्यूम परसेंटेज। इसको V बाई V बोला जाता है, V बाई। तो V बाई V हम लोग बोलते हैं इसको। ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज किसी भी कंपोनेंट का निकालने के लिए अगर आपसे पूछ लिया जाए तो एक एग्जांपल पहले समझ लें कि जैसे मान लो कि 10% एथेनॉल दिया है। ठीक है, 10% एथेनॉल या मेथेनॉल दिया हुआ है, मान लो C2H5OH, ये होता है एथेनॉल। 10% एथेनॉल वहां पे लिखा हुआ है बाई वॉल्यूम, ये टर्म आ गया, बाई वॉल्यूम आ गया। तो यहां से आप इसको पकड़िए कि इसका कहने का सेंस क्या है। 10% एथेनॉल बाई वॉल्यूम लिख दिया बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि 10 ml C2H5OH, ये कितने ml, कुछ ml होंगे यहाँ पे वाटर, उनमें मिलाया गया और मिला करके क्या किया गया बेटा, 100 ml सॉल्यूशन बना लिया गया। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है यार, अगर 10 ml अगर एथेनॉल है, 100 ml सॉल्यूशन है, तो वाटर कितना रहा होगा, 90 ml ही रहा होगा, क्योंकि 100 - 10 कर दिए। जैसे आप देखते होंगे कि 10% आप मान लीजिए पेट्रोल टंकी पे गए और वहां पे लिखा रहता है कि 10% मेथेनॉल। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने 100 ml, ठीक है, 100 ml आपने पेट्रोल लिया, तो उसमें बेटा अगर 10% लिखा, इसका मतलब उसमें आपको 90 ml ही पेट्रोल मिलेगा। 10 ml उसमें क्या होगा, मेथेनॉल होगा। ठीक है, कहने का सेंस ये है कि आपसे पैसा किसका ले लिए, पेट्रोल का, और आपको दे क्या दिए उसने, एथेनॉल, मेथेनॉल दे दिए, जो कि सस्ता होता है, 55 या 56 रुपए का आता है। और ये पेट्रोल जान ही रहे, उसमें 85 या 90 रुपए जो भी चल रहा है। ठीक, तो 90 ml पेट्रोल को कितने में मिलाया गया, 10 ml मेथेनॉल में मिलाया गया, ऐड किया गया, तो उसी को बोलते हैं 10% एथेनॉल बाई वॉल्यूम। तो जिस भी कंपोनेंट का अगर हमें चाहिए वॉल्यूम परसेंटेज, तो हम लोग उसको फॉर्मूला भी बना लेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए, हर चीज हम लोग समझते हुए चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक एक चीज को समझेंगे। देखिए, अगर परसेंटेज V बाई V अगर आपसे पूछता है, तो इसका मतलब है कि मान लीजिए कंपोनेंट 1 के लिए पूछा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, V बाई V वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट 1, जिस कंपोनेंट के लिए चाहिए वो न्यूमरेटर में होगा, अपॉन क्या करेंगे बेटा, टोटल वॉल्यूम करेंगे। तो टोटल वॉल्यूम यहाँ पे कर लो, टोटल वॉल्यूम, और अगर 100 में मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज में निकालना है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे।
सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल मान लो लिखा है 5% मेथनॉल इन, देखो 5% मेथनॉल बाई वॉल्यूम लिखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 ml मेथनॉल होगा, 95 ml उसमें क्या मिलाया गया था, सॉल्वेंट, ठीक है, और 100 ml क्या बना लिया गया, सॉल्यूशन। यानी 100 ml में कितने ml किसी कंपोनेंट का प्रेजेंट होता है, वही उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम परसेंटेज कहलाता है। तो वॉल्यूम परसेंटेज इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास परसेंटेज हो चाहे वॉल्यूम परसेंटेज हो, इनकी कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि वॉल्यूम ये भी है वॉल्यूम ये भी है, तो वॉल्यूम वॉल्यूम से कैंसिल हो जाएगा, कोई इसका यूनिट नहीं होता। तो इसको भी नोट कर लीजिए। और एक टर्म और आता है, इसको बोलते हैं हम लोग मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। हम लोग बात करने जा रहे हैं अब मास बाई वॉल्यूम की, मास बाई वॉल्यूम। तो थर्ड है मास बाई वॉल्यूम, इसको बोलेंगे W/V, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। मास बाई वॉल्यूम अगर परसेंटेज की बात करें तो देखिए इसमें ये होता है कि कितने ग्राम, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम प्रेजेंट है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे एक बीकर ले लिए और इस बीकर में वाटर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिया, वाटर, और इस वाटर में बेटा हमने ऐड कर दिया सपोज दैट 2 ग्राम ग्लूकोज ऐड किया। मान लो यहाँ पे वाटर कुछ दे दिया जाए, मान लो 20 ml दे दिया जाए या 100 ml दे दिया जाए, ठीक है, 100 ml दे दिया। तो 100 ml जो है ये सॉल्यूशन मतलब वाटर है, सॉल्वेंट है, और उसमें कितना ग्राम मिलाया गया है, 2 ग्राम मिलाया गया। देखो इसका मतलब W/V क्या होगा, W/V हो जाएगा मास ऑफ दैट कंपोनेंट। मान लीजिए यहाँ पे कंपोनेंट 1 है, तो उस कंपोनेंट के लिए लिख लेंगे मास ऑफ दैट कंपोनेंट इंटू 100 अपॉन टोटल वॉल्यूम, वो भी किसमें होना चाहिए, ml में होना चाहिए। तो मास ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100 कर देंगे तो वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 ग्राम अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे 100 ml कर दिए, 100 ml मतलब 2/100, मतलब इसका मतलब हुआ कि 2% उसका आएगा W/V। तो यहाँ पे देख लो भाई, अगर 2 है और यहाँ पे टोटल वॉल्यूम कितना है 100 ml, ठीक है। तो 100 ml अगर सॉल्यूशन है, 100 ml सॉल्यूशन मान लीजिए है, तो इंटू 100 करेंगे तो क्या आएगा, 2% ही तो आएगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, और भी अच्छे हम लोग टर्म्स को बात करने जा रहे हैं। उसी में एक टर्म आता है नॉर्मलिटी। क्या आता है, नॉर्मलिटी की बात करेंगे। व्हाट इज नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी क्या होता है। व्हाट इज नॉर्मलिटी, देखिए नॉर्मलिटी क्या होता है। अच्छा, W/V जो होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी
नॉर्मलिटी इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। तो नॉर्मलिटी को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नॉर्मलिटी बेसिकली क्या होता है? नॉर्मलिटी होता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन अगर है उसमें कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी नथिंग बट इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, वही आपकी नॉर्मलिटी होती है। देयरफॉर वी कैन डिफाइंड एज नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अभी हम समझाएंगे व्हाट इज मीनिंग बाय ग्राम इक्विवेलेंट, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वो भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। अगर लीटर में नहीं है तो उसको बना लेंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट से अगर हम डिवाइड कर दें वेट को तो क्या मिल जाएगा बच्चों? ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। और यहाँ पे वॉल्यूम हम लोगों ने ले रखा है, वॉल्यूम इन। अगर ml में दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। मिलीलीटर को लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सपोज हम लोग मान लें कि W ग्राम सब्सटेंस है और उसका इक्विवेलेंट वेट E है, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट E है और वॉल्यूम इसका V है, वो भी ml में, तो इंटू 1000 करेंगे, ठीक है। तो n इक्वल टू ये आ जाएगा। और इसको लिखा जा सकता है n इक्वल टू W अपॉन E इंटू V, वो भी किसमें रहेगा? ml इंटू 1000। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू ये नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं उससे भी बात करेंगे, कैसे इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं। तो हेडिंग बना लीजिए इक्विवेलेंट वेट। पहले उसको समझ लेते हैं इक्विवेलेंट वेट, फिर उससे प्रॉब्लम करेंगे। इक्विवेलेंट वेट, हेडिंग बना लीजिए इक्विवेलेंट वेट। जनरली हम लोग इसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? देखिए, अगर हमें मॉलिक्यूलर वेट पता है तो इक्विवेलेंट वेट निकालना बहुत आसान है। E इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। n फैक्टर से अगर हम डिवाइड कर दें तो मॉलिक्यूलर वेट को n फैक्टर से डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा? इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा, है कि नहीं? तो n फैक्टर क्या होता है? जिनको नहीं पता है तो समझ लें व्हाट इज मीनिंग बाय n फैक्टर। तो n फैक्टर अलग अलग तरीके से अलग अलग केस में अलग अलग तरह से डिफाइन किया जाता है। जैसे कोई एसिड है, फॉर एसिड, तो एसिड के लिए इक्विवेलेंट वेट n फैक्टर क्या होगा? n फैक्टर इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ H प्लस आयन, नंबर ऑफ H प्लस आयन। कितने नंबर ऑफ H प्लस आयन दे रहे हैं, दैट मीन्स इसको हम लोग बोल सकते हैं कि उसकी बेसिसिटी कितनी। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड, एसिड की बेसिसिटी देखी जाती है, हमेशा ध्यान रखिएगा एसिड की बेसिसिटी। जैसे HCl है तो HCl के लिए n की वैल्यू 1 होती है, ठीक? क्यों? क्योंकि इसमें एक ही H प्लस आयन है, वो H प्लस आयन एक ही देता है।
इसीलिए इसको बोला जाता है, HCl को बोला जाता है मोनोबेसिक एसिड। क्या बोला जाता है? मोनोबेसिक एसिड बोला जाता है। HCl को क्या बोला जाता है बेटा? मोनोबेसिक एसिड बोला जाता है। जैसे H2SO4 है, H2SO4, तो इसके लिए N की वैल्यू कितनी होती है? 2। N फैक्टर कितना होता है? 2 होता है। तो इस वजह से H2SO4 को क्या बोलते हैं? डाई बेसिक एसिड बोलते हैं। डाई बेसिक एसिड बोला जाता है, डाई बेसिक एसिड, क्योंकि वो 2 H प्लस आयन देता है। H2SO4 जब भी वाटर में ब्रेक होगा तो 2H प्लस SO4 डबल माइनस इस तरह से देता है। सपोज एट अपने पास दे दिया है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3CO4 दे दिया है, तो इसके लिए N की वैल्यू 3 होगा। ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड N इक्वल टू 3, तो इसलिए इसको बोलेंगे ट्राई बेसिक एसिड। ट्राई बेसिक एसिड बोलते हैं, क्योंकि ये 3H प्लस आयन देता है, तो ये ट्राई बेसिक एसिड होगा। तो ये सारी चीजें नोट कर लीजिए, तो नोट कर लीजिए, तो फिर हम उससे आगे बात करते हैं। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे और इसके आगे बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच।